हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज जो है सॉल्यूशन की थ्योरी का हमारा लास्ट वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो है एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसी के साथ दे रखा है वांट ऑफ फैक्टर। अब देखिए, अगर हम बात करें सामान्य की तो सामान्य को हम कहते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल का मतलब है असामान्य। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हैं या उनके फॉर्मूले पढ़े हैं वो मैक्सिमम केस में तो अप्लाई हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस पर वहाँ पर जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो अप्लाई नहीं होते। मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए या इतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए या ऑस्मोटिक प्रेशर आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। उससे कम आ जाता है या उससे ज़्यादा आ जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? तो इसके लिए आप जाइए डेफिनेशन पे, किसकी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि वह प्रॉपर्टी जो केवल और केवल पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करती है, पार्टिकल की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। पार्टिकल की नेचर से मतलब ये कि पार्टिकल का साइज क्या है, उसका चार्ज क्या है या उसका वेट क्या है या मास क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करती। तो अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूशन बनाते वक्त पार्टिकल की संख्या या तो घट जाए या बढ़ जाए, उस केस में क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एबनॉर्मल आती है। तो वही हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसमें दो कैटेगरी होती है, या तो पार्टिकल की संख्या बढ़ जाए, वो होता है डिसोसिएशन का केस। किसका केस होता है? डिसोसिएशन। जैसे मान लीजिए मैंने ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड इसमें डाला, सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन के दौरान ये क्या हो गया? टूट गया। तो जब आपने स्टार्टिंग में लिया था तो मान लीजिए मैंने कहा एक पार्टिकल है, क्या है? एक पार्टिकल, और सॉल्यूशन के दौरान ये टूट गया, डिसोसिएट हो गया, तो पार्टिकल की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। तो नो डाउट, क्योंकि पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरे केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, आपने स्टार्टिंग में दो पार्टिकल लिए और सॉल्यूशन के दौरान या सॉल्यूशन बनाने के टाइम पर वो दोनों क्या हो गए? डाइमर बना लिया उसने। क्या बना लिया? डाइमर, मतलब जुड़ गए, एसोसिएशन हो गया। तो वहां पर जो पार्टिकल की संख्या है वो थ्योरेटिकल जो आपने स्टार्टिंग में पार्टिकल की संख्या ली थी उससे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो दो केस है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन में पार्टिकल की संख्या बढ़ती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और एसोसिएशन में पार्टिकल की संख्या कम हो जाती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब यहाँ पर हम उसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करें कैसे कि भाई जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था फॉर्मूले से कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इतनी आनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं आती है, कुछ और आ जाते हैं क्योंकि पार्टिकल की संख्या क्या हो गई? चेंज। तो उसके लिए एक हम फैक्टर पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को नोटेशन आई से बताते हैं। अब कई बार क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वांट ऑफ फैक्टर होगा क्या, या न्यूमेरिकल भी आता है तो वहां पर भी ये फॉर्मूले काम आ सकते हैं। तो देखिए, तीन फॉर्मूले दे रखे हैं। एक दे रखा है पार्टिकल के सेंस में, एक दे रखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेंस में और एक दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट के सेंस में। अब अगर हम नॉर्मल बात करें तो हम डिसोसिएशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिसोसिएशन। जैसे मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में एक पार्टिकल लिया और वो टूट के कितने में कन्वर्ट हो गया? दो में। तो अब यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस डेफिनेशन की या इस फॉर्मूले की, तो आई जो है वो वांट ऑफ फैक्टर को बता रहा है और वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि थ्योरेटिकल का मतलब क्या है और ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या है। थ्योरेटिकल का मतलब ये कि स्टार्टिंग में आपने जितने लिए थे वो थ्योरेटिकल है। जैसे स्टार्टिंग में आपने एक लिया तो ये थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल का मतलब जो स्टार्टिंग में आपने लिया। अब ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या है? जो एक्चुअल में पार्टिकल की संख्या हो गई है सॉल्यूशन बनाने के बाद। तो जब आपने सॉल्यूशन बना लिया उसके बाद जब आपने देखा या ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल की संख्या कितनी आ रही है, तो वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। किसके? एबनॉर्मल के केस में। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल का मतलब जो आप स्टार्टिंग में ले रहे हो वो है पार्टिकल की संख्या, और ऑब्जर्व का मतलब जो सॉल्यूशन बनने के बाद जो एक्चुअल में पार्टिकल की संख्या है वो है ऑब्जर्व। तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है या फॉर्मूला क्या है? वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। मतलब जो एक्चुअल में पार्टिकल है सॉल्यूशन में उसकी संख्या ऊपर और जो आपने थ्योरेटिकल पार्टिकल लिए थे उसकी संख्या नीचे। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में जो आपने पार्टिकल लिए थे वो लिए थे 100। कितने लिए थे? 100। तो थ्योरेटिकल पार्टिकल जो है, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्टिकल जो है उसकी संख्या क्या हो गई? 100।
अब देखिए ये डिपेंड करता है, जैसे मैं डिसोसिएशन की बात करूं तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, जैसे NaCl है, तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब जितने Na हैं Cl थे स्टार्टिंग में उतने के उतने ब्रेक हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि जितने स्टार्टिंग में थे उतने Na+ बन जाएंगे, उतने ही Cl बन जाएंगे। वो खैर बात की बात है। एक मैं सिंपल एग्जांपल समझाने के लिए ले लेता हूं कि 100 आपने पार्टिकल लिए, अब 100 में से मान लीजिए 50 पार्टिकल टूट गए। क्या हुए, जैसे ऐसे मान लीजिए 100 पार्टिकल आपने लिए, जिसमें से 50 तो वैसे के वैसे रहे और 50 टूट गए 2 पार्टिकल पे, मतलब एक पार्टिकल से कितना बना 50। तो अब जब आप टोटल पार्टिकल देखेंगे तो 50 तो आपके जो टूटे नहीं वो, और जो 50 आपके टूट गए, अब एक पार्टिकल टूट के 2 बना रहा है, तो 50 टूट गए तो 50 × 2 कितने हो गए, +50 × 2। इसका मतलब 50 पार्टिकल तो नहीं टूटे और 50 पार्टिकल टूट गए कितने में, 2 में। तो ये आपकी आएगा रिजल्ट 150। ये रिजल्ट क्या आएगा 150। तो 150 आपके क्या हो गया, ऑब्जर्व पार्टिकल हो गए। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, या हम मान लीजिए सारे के सारे पार्टिकल टूट जाते, तो उस केस में क्या हो जाता 100 × 2 = 200। अलग अलग कंडीशन होती है, मैंने समझाने के लिए बता दिया। तो मान लीजिए 50 मॉलिक्यूल तो नहीं टूटे, 50 टूट गए 2 में तो 150, और सारे के सारे टूट गए 2 में तो 200। वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यू आएगी। तो यहाँ आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग में आपने 100 पार्टिकल लिए थे और 50 नहीं टूटे और 50 टूट गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 तो कौन से हैं, जो स्टार्टिंग के पार्टिकल थे, जो बड़े वाले पार्टिकल थे ये थे, और बाकी क्या है 50 ऐसे टूटने के बाद ये अलग पार्टिकल हो गया, ये अलग पार्टिकल हो गया। तो 3 तरह के पार्टिकल हो गए, टूटने से पहले वाला और टूटने के बाद जो 2 नए बने वो। लेकिन क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपके पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल हम संख्या की बात कर रहे हैं, चाहे पार्टिकल की नेचर कुछ भी हो या पार्टिकल कोई सा भी हो। तो हमने क्या कहा, आप टोटल पार्टिकल कितने हो गए 150। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5। अब इसको सिंपल सा आप ये मतलब कह सकते हो कि अगर आपने स्टार्टिंग में एक पार्टिकल लिया है तो एक पार्टिकल से जितने पार्टिकल बनेंगे वो उसके क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है। अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो जैसे 100 में से 150 बने, तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ 100 पार्टिकल लिए थे तो 150 बने, अगर एक लेता तो कितने बनते 1.5। वही क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है। तो अगर डिसोसिएशन होता है तो पार्टिकल की संख्या बढ़ती है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। ये किसके केस में होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3, एल्यूमिनियम सल्फेट ETC। तो यहाँ पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। और अगर एसोसिएशन हो रहा है, मतलब पार्टिकल जुड़ रहे हैं, तो उसकी वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर डिसोसिएशन के केस में पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। अब दूसरी बात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने ये अभी तक पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो जो फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए था वही फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए होगा। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल में ऑब्जर्व्ड ऊपर आ रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी ऑब्जर्व्ड ऊपर आएगा। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, मैं आपको अभी और बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इसके जैसा ही है। ऊपर क्या था, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसे ही ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो अभी तक हमने सिंपल फॉर्मूले पढ़े हैं उस फॉर्मूले से क्या आएगा, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो आप स्टार्टिंग में पार्टिकल ले रहे हो उसकी जो प्रॉपर्टी आपने मानी फॉर्मूले के हिसाब से वो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करी और जो वैल्यू आ रही है वो है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर डिसोसिएशन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, पार्टिकल की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रोलाइट आप काम में ले रहे हो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व वाली आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा, और थ्योरेटिकल क्या आएगी, कम। तो आई की वैल्यू नो डाउट क्या आएगी, 1 से ज्यादा। और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो क्या आ जाएगी, 1 से कम। लास्ट में बात आती है मॉलिक्यूलर वेट की। अब देखिए यहां पर आप चाहो तो अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे, मैंने केवल कॉमन फॉर्मूला क्या ले लिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर की आप बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर
डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर अगर आप दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो आप क्या कहेंगे, ऑब्जर्व्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कोई सी भी हो सकती है, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व्ड ऊपर, थ्योरेटिकल नीचे। इसके बाद लास्ट दे रखा मॉलिक्यूलर वेट। अब आप एक चीज चेक करेंगे कि इन दोनों के फॉर्मूले सेम थे, ऑब्जर्व्ड ऊपर, थ्योरेटिकल नीचे, लेकिन यहां इसका फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये मान लीजिए एक पार्टिकल है, समझने की बात हो रही है, और इसका वेट है 10 ग्राम। इसका वेट क्या है, 10 ग्राम, समझने की बात हो रही है। अब मैंने इसको बीच में से तोड़ दिया, तो अब पार्टिकल की संख्या कितनी हो गई, 2। तो इसको आप ऐसे समझो कि एक पार्टिकल था, कोई सा भी ऑब्जेक्ट था, इसका वेट था 10 ग्राम, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हो आप कि भाई मॉलिक्यूलर वेट 10 ग्राम है। समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैंने इसको बीच में से ब्रेक कर दिया, अब ये कितने पार्टिकल हो गए, 2। कितने पार्टिकल हो गए, 2, और एग्जैक्टली इक्वल ब्रेक किया है। तो मैंने कहा इस पार्टिकल का वेट कितना हो गया, 5 ग्राम, और इसका कितना हो गया, 5 ग्राम। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकल रहा है कि अगर पार्टिकल ब्रेक हो रहा है या पार्टिकल की संख्या ज्यादा हो रही है, ज्यादा कब होगी, जब वो टूटेगा, तो वहां पर उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी आप कह सकते हो, क्योंकि एक अलग अलग का तो अलग अलग है, एवरेज का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर अगर केवल मॉलिक्यूलर वेट है तो वो एवरेज की बात हो रही है, जितने भी पार्टिकल्स है उसका एवरेज। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि पार्टिकल जो स्टार्टिंग में था उसका जो मॉलिक्यूलर वेट था, अगर वो पार्टिकल ब्रेक होता है तो पार्टिकल की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, कम। तो मॉलिक्यूलर वेट संख्या के उल्टा चल रहा है, जितनी संख्या बढ़ाओगे मॉलिक्यूलर वेट उतना ही कम हो जाएगा, और जितनी संख्या कम करोगे, अगर आप 2 पार्टिकल को जोड़ रहे हो तो उसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन संख्या हो जाएगी कम। तो मॉलिक्यूलर वेट का जब आप फॉर्मूला पढ़ोगे तो जो आपने फॉर्मूले पढ़े पार्टिकल के सेंस में, उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान रखना है। तो तीनों जो है कंसेप्चुअल फॉर्मूले हैं। देखिए मॉलिक्यूलर वेट पे भी न्यूमेरिकल आता है, वो कहेगा कि भाई थ्योरेटिकल का मॉलिक्यूलर वेट इतना था और वांट ऑफ फैक्टर इतना है, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो वांट ऑफ फैक्टर का मतलब ये है कि जब आपने स्टार्टिंग में एक पार्टिकल लिया था तो एक पार्टिकल से ओवरऑल कितने पार्टिकल बन गए। अगर 1 से 1.5 पार्टिकल बन गया तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है 1.5। अगर एक पार्टिकल से ओवरऑल 2 पार्टिकल बन जाते हैं तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर वांट ऑफ फैक्टर को समझे तो एक पार्टिकल से ओवरऑल कितने पार्टिकल बन रहे हैं, ये वांट ऑफ फैक्टर की जो है वैल्यू होती है। अब दूसरा कंसेप्ट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वियोजन की कोटि कह सकते हैं, वियोजन की मात्रा कह सकते हैं, एग्जैक्ट आप हिंदी में देख लेना। मैं बात करता हूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। इसका सिंबल होता है अल्फा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, देखिए दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। क्या मतलब है कि एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल बन रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल ओवरऑल बने, मतलब 1 से 2 बने, 1.5 बने, 3 बने, ये तो किसको बता रहा है, आई को। ये किसको बता रहा है, आई को। दूसरी चीज ये कि अगर आपने स्टार्टिंग में एक पार्टिकल लिए हैं तो उसमें से कितने पार्टिकल टूटे, वो बताता है अल्फा को। दोनों लगभग एक जैसे सुनने में लगेंगे, लेकिन इसको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अभी पिछला मैंने जो एग्जांपल लिया था, मैंने क्या कहा था कि 100 पार्टिकल हैं। क्या है, 100 पार्टिकल हैं, और 100 पार्टिकल में से मैंने क्या कहा कि 50 तो ऐसे के ऐसे रहे और 50 क्या हो गए, ब्रेक हो गए। कितने में भी ब्रेक हो सकते हैं, मैंने कहा 2 में ब्रेक हो गए, तो ये आ गया था 100। फिर हमने जब आई की वैल्यू निकाली तो आई की वैल्यू कैसे आई कि टोटल पार्टिकल कितने बने। स्टार्टिंग में 100 थे, 100 से कितने बन गए, 50 तो ऐसे कैसे और 100 ये बन गए 150। तो ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय 100। स्टार्टिंग में 100 थे तो 100 से 150 बने, तो 1 से कितने बनते, 1.5। तो ये तो हो गई आई की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू हो गई, आई की, जिसको आप कह रहे हो वांट ऑफ फैक्टर। अब अगर हम बात करें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, जिसको हम अल्फा से बताते हैं, तो यहां पर इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक मोल में से या एक मॉलिक्यूल सा पार्टिकल फॉर्मूला कुछ भी आप कह दो, उसमें से कितने मोल टूट रहे हैं। एक मोल पार्टिकल आपने लिया, उसमें से कितने मोल पार्टिकल जो है ब्रेक हो गए, डिसोसिएट हो गए, आयनस हो गए, कुछ भी कह सकते हो आप। तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा की। कैसे, अब जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल लिए थे,
100 में से 50 तो ऐसे के ऐसे रहे। इस केस की अगर हम बात करें, कितने मॉलिक्यूल टूटे या कितने मोल टूटे? 50। तो अब आप ये देखेंगे कि 100 में से कितने टूटे? 50। तो जो टूटे वो ऊपर आ गया और जो स्टार्टिंग में आपने लिए थे वो क्या आ गया? नीचे। तो यहां पर अगर आप इसका फॉर्मूला कहेंगे तो आप क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स या मोल्स वो ऊपर आ जाएगा। वियोजित मोलों की संख्या, जितने मोल वियोजित है वो ऊपर आ गए। जैसे मैंने कहा 50 मोल वियोजित है वो ऊपर आ गए और कुल मोल जो है वो नीचे आ गए। ये फॉर्मूला हो जाता है इसका। क्या हो जाता है? फॉर्मूला। वियोजित मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल मोलों की संख्या, ये आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है। तो वियोजित कितने हुए? 50। अब वो कितने में वियोजित हुए उसकी बात नहीं हो रही है, और कितने में से हुए? 100 में से। तो ये हो गया 50/100। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.5। तो अल्फा और आई में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है लेकिन बिल्कुल सिमिलर नहीं है। अल्फा क्या है कि एक मोल में से कितने टूटे, तो वो आप अल्फा, कितने टूटे वो अल्फा है, और एक मोल जो है टूटने के बाद ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल बन गए, तो वो आपके है आई। अब अल्फा की वैल्यू 0.5 है। अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगी? परसेंटेज में। तो यहां पर आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से बताते हैं। इसका मतलब होता है एक मोल में से कितने मोल टूट रहे हैं, वो अल्फा को बताता है। अब यहां पर हमको निकालना क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और आई के बीच का रिलेशन क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AX और BY। अब ये आपके अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में आपके X और Y की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने कहा NaCl है, तो A मैंने कहा कैटायन है, B मैंने कहा एनायन है। तो ये Na जो है वो एक ही है तो X की वैल्यू 1 हो जाएगी, और Cl एक ही है तो Y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। तो एक ही आयन बनेगा तो X की वैल्यू 1 हो जाएगी, और चार्ज भी क्या आएगा? एक ही आएगा, Y भी 1 होगा। तो ये अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है। सिंपल बात कर रहे हैं। तो मैंने कॉमन इलेक्ट्रोलाइट कह दिया AX और BY, और दूसरा क्या हो गया? XaY प्लस YbX माइनस। अब यहां पर क्या है कि एट t = 0, इसको आप ऐसे कह सकते हो जब आपने सॉल्यूशन नहीं बनाया है। स्टार्टिंग में जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिए उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, या जब आपने सॉल्यूशन बनाया उसके स्टार्ट की बात करें, बनाने से पहले की बात करें, ऐसे समझ लो आप। तो वहां पर सिंप्लिसिटी के लिए, वैसे तो C लेते हैं कंसंट्रेशन के लिए, लेकिन मैंने क्या कर दिया? सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 1 मोल ले लिया। क्या ले लिया? 1 मोल, ताकि आपको आसान हो जाए। और तो मैंने कहा T0 पर ये 1 मोल था, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये आपके 0 था और ये आपके 0 था। क्यों? क्योंकि शुरू में वो ब्रेक नहीं हुआ है। वैसे कंसंट्रेशन C लेते हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने मान लिया 1 मोल लिया है। तो स्टार्टिंग में ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब मैंने कहा टाइम T पर, T कब है? जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। क्या एस्टेब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम, मतलब साम्य स्थापित हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या कहा था? अल्फा जो है वो क्या है? एक में से कितने मोल टूट रहे हैं वो अल्फा को बताता है। तो यहां पर स्टार्टिंग में 1 मोल थे, इसलिए मैंने 1 लिया ताकि आसान रहे। अब इसमें से कितने मोल टूटे, तो मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा टूटे, तो बचे कितने? 1 माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही है कि आपने क्या कहा कि स्टार्टिंग में आपने 1 मोल लिया और 1 में से कितने टूट गए? अल्फा टूट गए। अब वो अल्फा टूट के आयन बना रहे हैं, तो वो अल्फा तो कम हो गए। अब बचे कितने? 1 माइनस अल्फा। जितने टूटे उनको माइनस कर दो। तो ये स्टार्टिंग में थे 1 मोल मैंने कहा, और ये अब कितने? 1 माइनस अल्फा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट स्टार्टिंग में आपने लिया पूरा का पूरा AX BY, वो स्टार्टिंग में 1 मोल था, अब कितना बच गया? 1 माइनस अल्फा। अब जो अल्फा टूटे हैं उन्होंने आयन बना लिया। अब आप ये चेक करो कि एक जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलाइट था उससे कितने आयन बन रहे हैं। तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक से जो आयन बन रहे हैं उसकी संख्या कितनी है? X। तो सबसे पहले तो वो मल्टीप्लाई होगा, और कितने टूटे? अल्फा, तो अल्फा ही बनेंगे। तो ये मैंने कहा अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 होता, अगर पूरा का पूरा 1 में इसको तोड़ता तो उससे कितने बनते? X। अब पूरा का पूरा तो तोड़ा नहीं है, अल्फा तोड़ा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? X अल्फा। समझ आ रही है बात कि अगर एक जो इलेक्ट्रोलाइट था वो मैं पूरा तोड़ता तो कितने कैटायन बनते? X। लेकिन 1 तोड़ता तो X बनते हैं, लेकिन 1 तो टूटा नहीं है, कितने टूटे हैं? अल्फा। तो मैंने क्या कह दिया? X अल्फा। सेम टू सेम ये क्या हो जाएगा? Y अल्फा।
इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग में मैंने 1 मोल से मैंने लिए थे थ्योरेटिकली, तो वहां पर अब ऑब्जर्व्ड की मैं बात करूं तो ये ऑब्जर्व्ड कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं थ्योरेटिकल पार्टिकल की बात करूं, किसकी, थ्योरेटिकल जो स्टार्टिंग में लिए थे वो कितने थे 1, तो मैंने कह दिया वो 1 है। और अगर मैं ऑब्जर्व्ड पार्टिकल की बात करूं, ऑब्जर्व का मतलब सामने पे या सॉल्यूशन बनने के बाद, वो ये रहे, इन सबको आप जोड़ दो। तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। ये आपके ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। क्या हैं, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मान लीजिए अगर स्टार्टिंग में 1 मोल नहीं लेते तो आप कंसंट्रेशन C लेते, तो इन सबको C से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही रहेगी। ये हो जाएगा C 1 माइनस अल्फा सी एक्स अल्फा सी वाई अल्फा। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए ये मैंने 1 लिया था, वो बेटर है। अब बात क्या है कि ये तो रिलेशन आ गया, अब हमें रिलेशन निकालना क्या है, अल्फा और आई का। तो वापस से हम फॉर्मूले पे आते हैं आई की। आई का जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सेंस में, वो क्या था, ऑब्जर्व्ड पार्टिकल की संख्या ऊपर है और थ्योरेटिकल नीचे है। अब यहाँ पर आप C भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों में C मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों में कॉमन आके C क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो वो थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेशन से बचना चाह रहा हूँ या आपको बचाना चाह रहा हूँ। तो आप चाहोगे तो ऊपर भी लिखोगे C कॉमन आ जाएगा इन सब में और इसमें भी C आ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अब हमको करना क्या है, आई निकालना है। आई का मतलब क्या है, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल ऊपर लिखने हैं। तो ऑब्जर्व पार्टिकल ये हैं, ये लिख दिए मैंने, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा। और थ्योरेटिकल जो है वो कितने हैं, 1, तो वो नीचे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये आपके ओवरऑल रिलेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। और सिंपल कैसे करें, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जब आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उससे कैटायन की जो संख्या बनी एक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूले से, ठीक है, तो कैटायन की जो संख्या बनी वो है x। ठीक है, कितने कैटायन बन रहे हैं, मैंने कहा ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट का, उससे कितने कैटायन बन रहे हैं x और कितने एनायन बन रहे हैं y। अब अगर मैं इसको कॉमन कर दूं कि टोटल आयन कितने बन रहे हैं, तो उसको मैं क्या कह सकता हूं, जैसे मैं इसको सिंपल लिखूं कि मैंने आयन को जोड़ दिया, आयन की संख्या थी कैटायन की x और एनायन की y, तो मैंने 1 माइनस अल्फा अलग रखा प्लस मैंने क्या करा x प्लस वाई कर दिया और अल्फा अलग लिख दिया। मतलब मैंने क्या करा, जो x और y वाली टर्म थी उसमें से अल्फा कॉमन ले लिया और x और y को एक साथ लिख दिया। अब x और y दोनों मिलके क्या बता रहे हैं, कुल आयनों की संख्या। x कैटायन को बता रहा है, y एनायन को बता रहा है। इसके लिए मैंने नया टर्म काम में ले लिया। नया टर्म क्या ले लिया, n। तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये एक कॉमन फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब यहां पर आप एक चीज और कर सकते हैं कि i जो है तो 1 तो 1 है ही। अब आप क्या करो, अल्फा को कॉमन ले लो, प्लस अल्फा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर ब्रैकेट में क्या आएगा, तो देखिए यहां पर ये n प्लस का है तो ये n लिख दिया, पहले n लिख देता हूं, और ये जो अल्फा माइनस में है ये कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा, -1 ये आ जाएगा। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, i इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, अल्फा पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। तो ये आपके i के सेंस में फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। i इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये आपको ध्यान रखना है। i इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे i की वैल्यू क्या है तो आप क्या कहोगे, i की क्या वैल्यू है, 1 प्लस इलेक्ट्रोलाइट का जो फॉर्मूला है उससे जितने आयन की संख्या बन रही है उससे एक कम करो और उतने अल्फा उसमें क्या करो, जोड़ दो। जैसे अगर n की वैल्यू 2 है तो i क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 1 का मतलब 1 अल्फा। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल। और अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अल्फा के सेंस में लिखना है मुझे। एक फॉर्मूला तो ये हो गया i का, तो मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, i इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। एक फॉर्मूला ये है। अब मुझे फॉर्मूला अल्फा के सेंस में चाहिए, किसके सेंस में चाहिए, अल्फा के लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ यहाँ। तो अल्फा का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करो, ये 1 को पहले यहाँ ले जाओ, तो ये क्या होगा माइनस में, तो ये हो जाएगा i माइनस 1, क्या हो जाएगा i माइनस 1।
और उसके नीचे क्या आएगा, ये यहाँ चला गया, अब ये जो फैक्टर बच रहा है इसको आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n-1। तो ये आपके दोनों रिलेशन हो गए। ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी एग्जाम में 1-2 बार पूछ रखा है आरपीएससी ने। तो ये आपके रिलेशन है किसमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर में, और इसी रिलेशन बेस पे खूब सारे न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये कॉमन फॉर्मूला है। कॉमन फॉर्मूला का मतलब हमने एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट लिया था AX और BY, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे तो देगा नहीं AX और BY, वो कोई इलेक्ट्रोलाइट लिखकर देगा। वो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए वो KCl हो सकता है, या NaCl हो सकता है, या LiCl भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इन तीनों में एक चीज कॉमन क्या है कि कैटायन की संख्या भी एक है और एनायन की संख्या भी एक है। इसको यूनिवैलेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं तो उस केस में हम ये फॉर्मूला कैसे काम में लेंगे। देखिए I जो है वो क्या आ जाएगा। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि जब आप NaCl को ब्रेक करोगे या LiCl को ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक होगा, Li प्लस Cl माइनस, मतलब एक फॉर्मूले से कितने आयन बन रहे हैं, एक कैटायन और एक एनायन, टोटल कितने हो गए, 2। बात समझ में आ गई। तो जो n है, n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आयंस, वो कितने हो गए, 2। तो अब आपके जो I की वैल्यू आएगी वो आ गई 1 प्लस n की वैल्यू क्या हो गई इस केस के लिए, ये इस केस की बात हो रही है, 2 हो गई, तो ये हो गया 2 - 1 अल्फा, और फाइनली कितना आ गया, I = 1 प्लस अल्फा। देखिए यही आ रहा है कि 2 में से 1 गए, 1 बचे, अल्फा। तो ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि अगर मान लीजिए LiCl की बात हो रही है, तो LiCl की अगर बात हो रही है तो LiCl के केस में I की जो वैल्यू आएगी वांट ऑफ फैक्टर की, किसके रिलेशन में, अल्फा के सेंस में। अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो क्या आएगी, I = 1 प्लस अल्फा। अब मान लीजिए कि 100% डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने माना और आपने क्या माना, जैसे NaCl है और 100% डिसोसिएट हो गया, तो 100% डिसोसिएशन का मतलब होता है कि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाए, 1, क्या हो जाए, 1। तो अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 1 2। इसका मतलब सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, जितने आयन बने उसके बराबर। लेकिन वो कब होगा, जब सारे के सारे जो आपने फॉर्मूला लिए हैं या इलेक्ट्रोलाइट लिए वो सारे के सारे आयन जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाए, सारे के सारे टूट जाए। उस केस में सिंपल क्या हो जाएगा, जितने आयन बनते हैं वो इसकी वैल्यू हो जाती है। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, जितने आयन बने वही हो जाती है, कब, जब 100% डिसोसिएशन हो। और अगर 100% डिसोसिएशन ना हो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा। किस केस में, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब दूसरा मैं एग्जांपल ले लेता हूं MgCl2। इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल हो सकते हैं। इसको आप बाई यूनिवैलेंट कह सकते हो, मतलब क्या हुआ कि कैटायन की वैलेंसी तो 2 है और एनायन की वैलेंसी 1 है। या फिर आप सिंपल ऐसे समझो कि आपके टोटल कितने आयन बन रहे हैं, इस केस में एक कैटायन बन रहा है और 2 एनायन बन रहे हैं। इसका अपोजिट भी ले सकते हो कि 2 कैटायन बने और 1 एनायन बने, कुल मिला के कितने आयन बन रहे हैं, 3। ये आपको ध्यान रखना है। तो उस केस में I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I = 1 प्लस, अब देखिए टोटल आयन कितने बनेंगे, एक मैग्नीशियम का बन जाएगा और 2 Cl के बन जाएंगे, तो कितने हो गए, 3। तो ये हो गया 3 - 1 अल्फा। तो ओवरऑल कितना हो गया, I = 1 + 2 अल्फा। ये फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, I = 1 + 2 अल्फा। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको फॉर्मूला कैसे ध्यान रखना है, I = 1 प्लस अल्फा, कितने, जितने आयन बन रहे हैं उससे एक कम। तो आपने क्या कहा कि यहाँ 2 आयन बन रहे हैं टोटल, तो एक कम मतलब 1, तो I = 1 प्लस अल्फा। यहाँ कितने आयन बन रहे हैं टोटल, 3, तो I = 3 में से एक कम, 1 + 2 अल्फा। सिमिलरली जब आप AlCl3 लेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने आयन बन रहे हैं, 4, एक कैटायन और 3 एनायन। तो यहाँ पर आपका जो I का फॉर्मूला आएगा, I = 1 प्लस, ये हो जाएगा 4 - 1। 4 क्यों, एक कैटायन और 3 एनायन, 4 - 1 अल्फा। तो ये फाइनली हो जाएगा I = 1 + 3 अल्फा। ये ऐसे आ जाएगा, समझ आ रही है बात। और अगर मैं बात करूं जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का होल थ्राइस, तो यहाँ पर जब आप इसका आयन बनाओगे या इसको डिसोसिएट करोगे तो ये आपके 2 तो एल्यूमिनियम के आयन बनेंगे
और 3 सल्फेट के आयन बनेंगे। यहाँ बता देता हूँ कैसे बनेंगे। ये हो जाएगा आपके 2Al3 प्लस 3SO4 2-। तो टोटल कितने आयन बन गए? 2 और 3 5। अब देखिए उस पर चार्ज कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि आयन की संख्या क्या आ रही है। तो आपने क्या देखा, 2 कैटायन और 3 एनायन, टोटल 5। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, I = 1 + 5 - 1 अल्फा, तो I = 1 + 4 अल्फा। ये आपके फॉर्मूला आ गया। तो अब आपसे वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि अगर आपके अल्फा की वैल्यू इतनी है तो LiCl के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप देखेंगे कि फॉर्मूले में 2 ही चीज आ रही है, या तो I आ रहा है या अल्फा आ रहा है। तो अल्फा दे के I पूछ सकता है या I दे के अल्फा पूछ सकता है। अब देखिए ये आप ये वाले फॉर्मूले भी काम में ले सकते हैं और डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले भी आप काम में ले सकते हैं। अब आपके मान लीजिए कि आपको अल्फा दे रखा है और I निकालना है, तो 1 + अल्फा करके I निकाल दो। और अगर मान लीजिए I दे रखा अल्फा निकालना है, तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा किसमें, अल्फा = I - 1। भाई अगर आपको अल्फा निकालना है तो अल्फा क्या हो जाएगा, I वहीं का वहीं और ये 1 माइनस हो जाएगा, तो अल्फा = I - 1। तो यहाँ पर दोनों ही अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो या तो आप कॉमन फॉर्मूले याद रखो, और या फिर अगर आप ऐसे समझ के ऐसे याद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या करा, यूनिवैलेंट है 1 + अल्फा, बाई यूनिवैलेंट है 1 + 2 अल्फा, ट्राई यूनिवैलेंट है तो 1 + 3 अल्फा। या इसको ऐसे याद करो कि 2 आयन बनेंगे तो 1 + अल्फा, 3 आयन बनेंगे तो 1 + 2 अल्फा, 4 बनेंगे तो 1 + 3 अल्फा, 5 बनेंगे तो 1 + 4 अल्फा। ये आपको याद हो गए। अब एक चीज और समझ में आ रही होगी आपको कि जितने आपके आयन की संख्या ज्यादा हो रही है उतने ही I की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। भाई एक में 1 अल्फा जोड़ रहे हो, एक में 2 जोड़ रहे हो, एक में 3 जोड़ रहे हो, एक में 4 जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर जितने आपके इलेक्ट्रोलाइट इस हिसाब से होगा कि उसमें आयन की संख्या बढ़े। तो आप एक चीज क्या देखोगे कि अगर आयन की संख्या बढ़ेगी, मतलब n बढ़ रहा है, तो आपके I की संख्या बढ़ेगी या I की वैल्यू बढ़ेगी। और I की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, न्यूमेरिकल में अगर कोई पूछता है तो वो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पूछता, ऑब्जर्व्ड ही पूछता है। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी वो भी बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो था रिलेशन था किसका, वांट ऑफ फैक्टर का और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। मैंने आपसे कहा था कि एबनॉर्मल वैल्यू कब आती है, जब पार्टिकल या तो टूटते हैं या जुड़ते हैं। तो जब पार्टिकल टूट रहे हैं उसको हम कह रहे हैं डिसोसिएशन, और जब पार्टिकल जुड़कर नया पार्टिकल बनाते हैं तो वो कहलाता है एसोसिएशन। तो देखिए यहाँ जो दे रखा है वो क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। अब देखिए बहुत ही कोई रेयर कभी कोई क्वेश्चन पूछा हो तो पूछा हो, बाकी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे ज़्यादा आते हैं। अब एसोसिएशन में क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं वो जुड़ रहे हैं और नया पार्टिकल बना रहे हैं। उससे क्या होगा कि पार्टिकल की संख्या कम होगी और बड़ा पार्टिकल बनेगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और पार्टिकल की संख्या अगर कम होगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, कम। अब मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बताई थी कि एक पार्टिकल से जितने पार्टिकल बनते हैं वो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है। तो डिसोसिएशन में जब पार्टिकल टूटता है तो एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल बनते हैं, मतलब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आएगी एक से ज्यादा। लेकिन जब हम बात करते हैं एसोसिएशन की तो ओवरऑल जो पार्टिकल की संख्या है वो कम हो रही है। इसका मतलब पहले अगर एक पार्टिकल था तो बाद में जुड़ने के बाद उसके पार्टिकल की संख्या क्या होगी, कम। तो I की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम। अब यहां पर जब आप बात करते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, तो सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्या लिया कि n मॉलिक्यूल A के जुड़े और उसने एक नया मॉलिक्यूल बना लिया AN। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है थ्योरेटिकल कि जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, वो बेंजीन में डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, फॉर्म डाइमर किसमें, इन बेंजीन। ये अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहां पर ये कंसेप्ट काम में नहीं आया था, इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा, क्योंकि एग्जामिनर जो था वो ये कंसेप्ट पूछना नहीं चाह रहा था। यहाँ पर आपको ध्यान क्या करना है कि जो एसिटिक एसिड है वो बेंजीन में डाइमर बनाता है। तो अगर सिंपल कोई एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। जहाँ तक मुझे ध्यान है 60 आता है। क्या आता है, 60।
अब मैंने कहा ये एक एसिटिक एसिड है, इसका वेट 60 है, लेकिन अगर ये मान लीजिए कि ये डाइमर बना रहा है बेंजीन में, तो इसका मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए। अब ये दो मॉलिक्यूल जुड़ के नया पार्टिकल बना लिया। तो अब अगर आप कोई पूछे कि भाई बेंजीन में इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, और वो ये कंसेप्ट पूछना चाह रहा है, कौन सा वाला, एसोसिएशन वाला, तो वहां पर अब ये दो मिल गए तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 120, अगर 100% डाइमर बना रहा है तो, ठीक है, मतलब जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो 1 आ रहा है, तो ये आपके मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 120 ट्वाइस आ जाएगा। खैर छोड़िए, ये एक एग्जांपल है, ये आपको ध्यान है ना कंसेप्ट, कि अगर वो आपसे डाइमर वाला पूछता है तो यहाँ पूछ सकता है। अब अगर कॉमन बात करें तो मैंने क्या कहा, n पार्टिकल थे A के, और वो जुड़ के एक पार्टिकल बना लिया AN। अब यहाँ पर शुरू में आपने कंसंट्रेशन कितनी ली, C, t=0 पे कितनी ली, C, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, या अगर आप 1 से कंपेयर करें तो ये शुरू में 1 था और ये 0 था, समझाने के लिए बता रहा हूँ, और ये कितना हो गया 1 माइनस अल्फा, और ये कितना हो गया अल्फा अपॉन n। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर स्टार्टिंग में मैंने सारे पार्टिकल मिला के, ये n जो है सारे पार्टिकल मिला के 1 मोल है, तो 1 मोल में से जो एसोसिएशन की जो डिग्री है वो अल्फा है, तो जो पार्टिकल बन रहे हैं, तो देखिए वहां पर डिसोसिएशन में हम क्या लिख रहे थे, x अल्फा और y अल्फा, क्योंकि वो पार्टिकल उतने ज्यादा अमाउंट में बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये मिलके n नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर अल्फा अपॉन n आएगा। अब कंसंट्रेशन आप C ले रहे हो तो ये C से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रैकेट में आप लिख दो, कैसे भी आप कर सकते हो। तो जब आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे, तो मैं क्या करता हूँ 1 से करता हूँ, तो जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है। तो जब आप I निकालोगे तो आप क्या निकालोगे कि थ्योरेटिकल पार्टिकल नीचे, तो थ्योरेटिकल तो आपने कितने ले लिए, मान लीजिए 1 ले लिए, और ऑब्जर्व्ड पार्टिकल जो हैं वो कितने हैं, तो अगर मैं इसको 1 ही मानूं स्टार्टिंग में, तो ये आपके ऑब्जर्व्ड पार्टिकल आ गए, कितने आ गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। तो जब आप I का फॉर्मूला लिखोगे तो ऑब्जर्व्ड पार्टिकल ऊपर, थ्योरेटिकल नीचे, थ्योरेटिकल 1 आ रहा है तो नी भी लिखोगे चल जाएगा, ऑब्जर्व्ड पार्टिकल कितना आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। ये हो गया फॉर्मूला किसका, वॉन-टॉ फैक्टर का, किसके लिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, मैंने क्या करा, अल्फा कॉमन ले लिया, तो I इक्वल्स टू 1 प्लस, अब देखिए ये अल्फा कॉमन है तो 1 अपॉन n प्लस में है तो मैंने 1 अपॉन n लिख दिया, और ये माइनस में है तो माइनस का 1 लिख दिया और अल्फा लिख दिया। अब आप खुद सोचो कि n की जो वैल्यू है, अगर डाइमर बना रहा है तो n की वैल्यू 2 है, ट्राइमर बना रहा है तो n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही है, तो नो डाउट अगर 2 है तो 1/2 जो है वो 1 से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर कम में से आप 1 माइनस करोगे तो एक्चुअल में ओवरऑल ये माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। इसका मतलब I की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 1 से कम आएगी। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1 से कम आती है, क्यों, क्योंकि ये 1 से कम है, और 1 से कम में से 1 माइनस करोगे तो माइनस में ही आएगा। इसके अलावा वो अल्फा का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला आपके आ गया। अब इसको क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हम पेशेंस नहीं रखते हैं तो गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो अल्फा का फॉर्मूला क्या आएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए, n ब्रैकेट में i-1 डिवाइडेड बाय n-1। अब ये जो फॉर्मूला है अल्फा का, ये जो आपके ग्रेजुएशन में CBH की बुक चलती है उसमें गलत लिखा हुआ है, तो आपको उस बुक से गलत फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ तक तो ठीक दे रखा है बुक में, लेकिन उसके बाद अल्फ़ा का फॉर्मूला गलत है, तो आप खुद सॉल्व करो और खुद चेक करके बताओ कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है CBH की बुक से डिफरेंट है, ये सही है या गलत है। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला सही है और जो CBH की बुक में फॉर्मूला दे रखा है वो गलत है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका जो फॉर्मूला आ रहा है अल्फ़ा का, इसको सॉल्व करने के बाद वो क्या आ रहा है। आज के लिए इतना ही। देखिए जो हमारे सॉल्यूशन के थ्योरेटिकल वीडियोस थे वो कंप्लीट हो गए, मतलब जो थ्योरी थी सॉल्यूशन की वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम कम से कम 2 वीडियो जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो आपके कंसंट्रेशन वाला पोर्शन था स्टार्टिंग का, जो दो वीडियो थे आपके थ्योरी के, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए थे 3rd लेक्चर में। और 3rd लेक्चर के बाद 4th लेक्चर से अभी तक हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए वो हम अगले कुछ वीडियो में जो है कम से कम 2 वीडियो में बनाऊंगा, तो वहां पर हम वो सॉल्व
करेंगे। देखिए सॉल्यूशन ऐसा यूनिट है जहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो मैं आपको क्या करूंगा, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो वो मैं आपको सॉल्व कराऊं उससे पहले आप क्या करिए कि जितनी भी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है उसका एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। और वहां पर मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चन तो खुद सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, ताकि आपकी भी क्या है साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहे और मुझे पता चलता रहे कि आप जो हैं पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।